जनवरी को जो हुआ वो अब नहीं होगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। दिल्ली में हम इसलिए नाकाम हुए क्योंकि हमने बहुत से लोगों को शामिल कर लिया था। खतरा चाहे जितना भी हो, ये काम सिर्फ एक ही आदमी को करना होगा और ये काम अब मैं करूंगा। मैं मारूंगा गांधी जी को। गॉड से मारेगा गांधी जी को। आजाद हिंदुस्तान का 161वां दिन। बंटवारे की आग अभी भी धधक रही थी। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में अभी भी लाशों का मिलना जारी था। देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ अब दिल्ली भी दंगाइयों की चपेट में आ चुकी थी। आजादी और बंटवारा एक साथ आया और इन तीनों की नजर में इसके लिए सबसे ज्यादा गांधी जी जिम्मेदार थे। नाथूराम गोडसे ज्यादा ही गुस्से में था। वो नारायण आप्टे और विष्णु करकरे के साथ अभी अभी दिल्ली से जान बचाकर मुंबई आया है। दरअसल एक दिन पहले ही यानी 20 जनवरी को इन लोगों ने गांधी जी पर पहला जानलेवा हमला किया था। इस हमले की अगुवाई नाथूराम गोडसे के बड़े भाई गोपाल गोडसे ने की थी। गांधी जी दिल्ली में जिस बिरला हाउस में ठहरे हुए थे वहां इन्होंने बम फेंका था, मगर गांधी जी बच गए। कोलकाता में दंगाइयों को समझा बुझाकर गांधी जी दिल्ली लौट आए थे। यहां से उन्हें पंजाब का रुख करना था क्योंकि सबसे ज्यादा कत्लेआम वहीं हो रहा था। मगर दिल्ली में हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। लिहाजा गांधी जी ने पंजाब जाने का इरादा छोड़ दिल्ली में ही रुककर दंगाइयों को समझाने का फैसला किया। बिरला हाउस में ठहरे गांधी जी का यह फैसला रंग लाया। कोलकाता की तरह ही अब दिल्ली में भी वो दंगाइयों को समझाने में कामयाब हो रहे थे। दो लोग टैक्सी से मुंबई एयरपोर्ट के बाहर उतरते हैं। दोनों की मंजिल दिल्ली है। वाइकिंग एयरलाइंस की पिछली सीटों पर दोनों एक दूसरे के बगल में बैठ जाते हैं। विमान की हवा में जाते ही खिड़की के साथ बैठा शख्स किताब खोल लेता है, जबकि उसकी साथी की नजर खाने की ट्रे लेकर इधर से उधर आती जाती एयर होस्टेस को घूर रही थी। खिड़की के साथ बैठा शख्स कोई और नहीं नाथूराम गोडसे है, जबकि उसके बराबर में बैठा उसका साथी है नारायण आप्टे। तय वक्त पर जहाज दिल्ली पहुंचता है। गोडसे और आप्टे एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। विष्णु करकरे उन्हें वहीं मिलने वाला था। बढ़िया बढ़िया अपनाए बस अपनाओ करते भाई। सफर कैसा रहा? सफर तो अच्छा रहा पर सामान मिला? सामान कहीं नहीं मिला। सब जगह देखी। शरणार्थी कैंप में भी गया था, तो किसी के पास नहीं है। अब क्या करेंगे और काम कैसे पूरा होगा? काम तो पूरा होगा, बस अब एक ही जगह रह गई है जहाँ मैं पिस्तौल रख सकती है। कहा?
ग्वालियर में। अब ग्वालियर में कौन देगा? और वहां नहीं मिली तो? अगर वहां भी नहीं मिली फिर ये हमें इरादा छोड़ना पड़ेगा। 24 घंटे बाद करकरे को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अतिथि कक्ष में मिलने का कहकर गोडसे और आप्टे ग्वालियर जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए सीधे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। पिस्तौल न मिलने का सबसे ज्यादा अफसोस आप्टे को हो रहा था। आज रात 8 बजे इंपीरियल होटल में एयर होस्टेस से मिलने का वादा अधूरा रह गया था। पिस्तौल की खोज में ग्वालियर जाने की वजह से उसकी अपनी जिंदगी में आने वाली आखिरी लड़की उसके हाथ से निकल गई थी। गोडसे और आप्टे रेलवे स्टेशन से सीधे ग्वालियर में होम्योपैथिक डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे के घर पहुंचते हैं। अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। दरवाजा पीटने की आवाज सुनते ही नींद में डॉक्टर परचुरे जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, सामने दोनों पुराने दोस्त खड़े नजर आते हैं। नथुरा, इस वक्त अचानक सब ठीक तो है? ठीक नहीं है तभी तो आया हूं। क्यों, क्या हुआ? पिस्तौल चाहिए। पिस्तौल? पर क्यों? डॉक्टर साहब, मैं आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। काम पड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, अभी आए हो, आराम करो, कल दिन में देख लेंगे। आपके भाई, आपको क्या लगता है सामान मिलेगा? कल बोला तो उन्होंने यही था, इतनी देर हो गई अब तक नहीं आए। गोडसे और आप्टे पूरा दिन बेचैनी में गुजार देते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उनकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। मगर फिर शाम होते होते आखिरकार उनकी खोज का सबसे लंबा और पेचीदा मसला हल हो चुका था। डॉक्टर साहब, सामान मिला? हाँ मिला, पर बहुत मुश्किल से। ये लो तुम्हारी पिस्टल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गोलियां मेरे पास 20 ही। उम्मीद है तुम्हारा काम इससे चल जाएगा। बहुत है डॉक्टर साहब, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पिस्तौल हाथ आते ही 28 जनवरी की रात को ही गोडसे और आप्टे ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। साजिश का पहला चरण कामयाबी के साथ पूरा हो चुका था। सुबह होते होते दोनों एक बार फिर दिल्ली में थे। करकरे ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अतिथि कक्ष में 6 नंबर कमरा पहले ही बुक करा रखा था। दोनों स्टेशन से सीधे कमरे में जाते हैं। करकरे कमरे में ही था। अरे गोडसे भाई, कैसे हो आप? बैठो बैठो बैठो। अन्ना करकरे, इस बार हमने बाजी मार ही ली। क्या सचमुच? ये देखो अन्ना करकरे। अरे हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने तो इरादा ही छोड़ दिया था और आपने तो कमाल कर दिया गोडसे भाई। लेकिन अन्ना करकरे, इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है। हमें इसे चलाकर भी देखना होगा कि सही से चलती भी है कि नहीं। हाँ, ये जरूरी है। और हमें ये भी तो देखना है कि इसका निशाना है कैसा। लेकिन इस पिस्तौल को हम चलाएंगे कहाँ पर? चलते हैं कोई ऐसी सुनसान सी जगह जहाँ हम इसे चला सके। हाँ, चलो चलते हैं। उस वक्त दिल्ली शरणार्थियों से भरी पड़ी थी। तीनों जहां भी जाते
भीड़ ही भीड़ मिलती। फिर यह भी अंदाजा नहीं था कि गोली की आवाज कितना शोर करेगी। आखिरकार भटकते भटकते तीनों बिरला मंदिर के पीछे पहुंच गए। पीछे सुनसान जंगल था। पिस्तौल चलाकर देखने और निशाना साधने के लिए यह बेहद माकूल जगह थी। क्या गॉड से भाई, जबरदस्त, एकदम सही। इतना बढ़िया निशाना है गोडसे भाई, वाह। चलो ये काम भी हो गया, पिस्तौल भी सही है और निशाना भी। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, वापस स्टेशन चलते हैं। चलो 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 यहाँ से। कमरे में पहुंचने की कुछ ही देर बाद गोडसे पहली बार ऐलान करता है, मैंने फैसला कर लिया है क्या? कि कल यानी 30 जनवरी को हम गांधी जी को मार देंगे। पर कहाँ और कैसे? हाँ बताओ कैसे, कुछ सोचा भी है? सोचा है, कल शाम 5 बजे बिरला हाउस के बगीचे में, जहाँ गांधी जी प्रार्थना सभा करने चाहते हैं। प्रार्थना सभा में बहुत लोग होते हैं, इतनी भीड़ में उनको मारेंगे कैसे? देखो, हमें गांधी जी के करीब जाने का मौका सिर्फ प्रार्थना सभा में ही मिल सकता है। ठीक है, तो 30 जनवरी पक्का? पक्का। अब और देर नहीं, हमें ये काम कल ही करना है, किसी भी हाल में। आज आखिरी रात है, चलो ना बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। नहीं, मुझे आराम करने दो, मैं थोड़ा एकांत चाहता हूँ। अरे कर छोड़ना गॉडसे को, इसे आराम करने दो। चलो हम दोनों चलते हैं। ठीक है। गोडसे को कमरे में छोड़ आपटे और करकरे बाहर तो आ गए, मगर अब दोनों घबरा रहे थे। गोडसे की बातें सुनने के बाद अब उन्हें पहली बार डर लग रहा था, न जाने कल क्या होगा। इसी घबराहट के बीच दोनों पैदल चलते हुए चांदनी चौक पहुंच जाते हैं। जो पहला सिनेमा घर दिखता है, उसी में जाकर सिनेमा देखने का फैसला करते हैं। रात का आखिरी शो देखने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और वापस कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों अब भी घबराए हुए थे। आपटे, हाँ? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें याद है गोडसे ने क्या कहा है? कल सारा काम तमाम हो जाएगा। हाँ याद है। पर तुम्हें लगता है वो ये काम कर पाएगा? बहुत जोखिम वाला काम है ये। मैं गॉडसे को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो धुन का पक्का है, जो एक बार ठान लेता है ना, वो करके रहता है। पिछले 10 दिन से लगातार एक ही बात मुझसे कह रहा है कि ये काम वही इंसान कर सकता है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है, और वो इंसान खुद है। चलो देखते हैं। बात करते करते दोनों कमरे के करीब पहुंच जाते हैं। धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो पाया कि गोडसे गहरी नींद में सो रहा है। आपटे और करकरे भी दबे पांव बिस्तर पर चले जाते हैं, मगर गोडसे की उलट इन दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ठंड से सिकुड़ती दिल्ली की अलसाई हुई सुबह थी। गोडसे सुबह सबसे पहले सोकर उठा था।
नहा धोकर तैयार होने के बाद तीनों अब कमरे में चाय कॉफी पी रहे थे। गोडसे को कॉफी बेहद पसंद थी। चाय कॉफी की चुस्कियों के साथ थोड़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद गोडसे अचानक गंभीर हो गया। अब ये बताओ, काम कैसे होगा? हथियार कैसे अंदर ले जाएंगे? हाँ, 20 जनवरी को बम फटने के बाद बिरला हाउस पर कड़ा पहरा होगा। और हाँ, गेट में तलाशी हुई तो पिस्तौल अंदर जाएगी कैसे? हमें कुछ सोचना होगा। कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि जिसमें खतरा भी ना हो और काम भी हो जाए। पर कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। हम किसी फोटोग्राफर से पुरानी ढंग का बड़े से बक्से वाला कैमरा खरीदते हैं। वो वाला कैमरा जो 3 टांगों वाले स्टैंड में रखा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल वही। पर कैमरे से काम कैसे होगा? मैं उस कैमरे को ठीक उस माइक्रोफोन के सामने लगा दूंगा जिस पर गांधी जी बोलते हैं, और फिर कैमरे के अंदर सर डालकर अंदर से गोली चला दूंगा। तो चलें कैमरा लेने? हाँ हाँ हाँ, चलो। इसके बाद तीनों अतिथि कक्ष से निकलकर करीब ही चांदनी चौक पहुंचते हैं। चांदनी चौक में उन्हें कैमरा तो मिल गया, मगर थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद आपटे को लगा कि यह तरकीब काम नहीं आएगी, क्योंकि अब लोगों ने इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया था। अब छोटा सा जर्मन और अमेरिकी कैमरा बाजार में आ चुका था। ऐसे में पुराना कैमरा लेकर जाने से लोगों को शक हो सकता था। लिहाजा तीनों खाली हाथ वापस कमरे में लौट आते हैं। हमें कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। हाँ, ये जो कैमरे वाला आइडिया है ना, पकड़े जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? देखो गॉडसे, कभी कभी सीधा साधा तरीका सबसे अच्छा होता है। आजकल फौजी ढंग के कपड़ों का चलन है। उसमें क्या होता है, कमीज ना पतलून से बाहर रहती है, उसमें तुम आराम से अपनी पिस्तौल छुपा सकते हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस बात में दम है। इसके बाद गोडसे के लिए बाजार से वही कपड़े खरीदे गए। अब आगे की योजना बनाने की बारी थी। देखो भाई, कपड़े तो आ गए हैं, पता नहीं कैसे करना है। बंदूक लेके आप जाए, हम आपको पीछे सपोर्ट करेंगे। क्यों? हम आपके साथ चलेंगे। पहले आप देखो, बहुत हो गया, अब मेरी बात सुनो। अकेला मैं जाऊंगा। तय हुआ कि नाथुराम गोडसे सबसे पहले बिरला हाउस जाएगा और उसके बाद आपटे और करकरे पहुंचेंगे। अंदर पहुंचने के बाद आपटे और करकरे गोडसे के दोनों तरफ खड़े हो जाएंगे, ताकि गोली चलाते वक्त अगर कोई गोडसे को रोकने की कोशिश करे या बीच में आए तो उसे ये दोनों संभाल सकें। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था। तीनों ने आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। उन्हें भूख से ज्यादा इस बात की बेचैनी थी कि शाम 5 बजे पता नहीं क्या होगा। इसके बाद गोडसे ने घड़ी देखी और फिर वो कपड़े बदलने अंदर चला गया, जिसे पहनकर उसे बिरला हाउस में घुसना था। कपड़े बदलकर गोडसे बाहर आया। फिर उसने वो पिस्तौल निकाली जिसे लेने के लिए वो ग्वालियर तक गया था। पिस्तौल में पूरी सावधानी से उसने कुल 7 गोलियां भरी। इसके बाद पिस्तौल अपने कमर से बांध ली। अब चलने का वक्त आ गया था, मगर तभी गोडसे अपनी आखिरी ख्वाहिश जताता है। समय हो गया, चलता हूँ। चले? लेकिन करकरे भाई, मेरा दिल मूंगफली खाने को चाह रहा है। बस इतनी सी ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं। आपटे? हाँ हाँ, अभी लेकर आता हूँ ना। मगर थोड़ी देर बाद आपटे खाली हाथ कमरे में लौटता है। आसपास से उसे कहीं मूंगफली नहीं मिलती। सारा ढूंढ गया भाई,
कहीं मूंगफली नहीं मिली। आपका हो तो काजू या बादाम ले आओ। नहीं आपटे भाई, मेरा दिल सिर्फ मूंगफली खाने को ही चाह रहा है। कुछ करो ना आपटे। कोशिश करता हूँ। गोडसे की यह शायद आखिरी फरमाइश थी, लिहाजा आपटे बिना कुछ कहे एक बार फिर बाहर निकल जाता है। लो भाई, आ गई आपकी मूंगफली। बड़ी मुश्किल से मिली है। अच्छा, हाँ। गोडसे बड़े चाव से जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगता है। खाना मजेदार मूंगफली। मूंगफली खत्म करने के बाद गोडसे खड़ा हो जाता है, घड़ी की तरफ देखता है। चलने का वक्त हो चुका था। तीनों आखिरी बार एक दूसरे के गले मिलते हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। तीनों की मंजिल है बिरला हाउस। घड़ी में तब 3 बज रहे थे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से तीनों टैक्सी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। मगर अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी करकरे बिरला हाउस जाने से पहले बिरला मंदिर जाने की ख्वाहिश जताता है, आखिरी बार भगवान के दर्शन के लिए। मैं सोच रहा हूँ बिरला हाउस जाने से पहले भगवान के दर्शन कर लिए जाए। हाँ ठीक है, आप चलोगे क्या? मुझे नहीं जाना। आपटी और गोडसे करकरे की बात मान लेते हैं और टैक्सी बिरला मंदिर की तरफ मुड़ जाती है। बिरला मंदिर पहुंचकर आपटी और करकरे अंदर दर्शन के लिए चले जाते हैं, जबकि गोडसे बाहर पार्क में ही रुक जाता है। थोड़ी देर बाद आपटे और करकरे दर्शन कर लौट आते हैं। आपटे अपनी घड़ी देखता है, शाम के 4:30 बज चुके हैं। नमस्ते। समय हो गया है, चलता हूँ। कभी शायद मिलना हो ना हो। इतना कहकर गोडसे तेजी से मुड़ता है और बिना पीछे मुड़कर देखे तेज कदमों से बिरला हाउस की तरफ चल पड़ता है। आपटे और करकरे गोडसे को बस जाते हुए देखते रहते हैं। गोडसे के जाने के ठीक 5 मिनट बाद अब आपटे और करकरे भी बिरला हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोनों बेहद घबराए हुए थे। बस एक ही बात का डर सता रहा था, अगर बिरला हाउस के गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड तलाशी ले रहा होगा तो क्या होगा? न सिर्फ पिस्तौल पकड़ा जाएगा बल्कि गोडसे भी फंस जाएगा। इसी घबराहट और उधेड़बुन के बीच दोनों आखिरकार बिरला हाउस के गेट तक पहुंच जाते हैं। आपटे और करकरे भी धीरे धीरे टहलते हुए गेट के अंदर जाते हैं। अंदर बाग में पहुंचे तो देखा कि गोडसे भीड़ में घुल मिलकर खड़ा है। गोडसे से दोनों की नजरें टकराती हैं और फिर दोनों धीरे धीरे उसी भीड़ में शामिल होकर गोडसे के दाएं और बाएं खड़े हो जाते हैं। गांधी जी वक्त के बेहद पाबंद थे। हर रोज शाम ठीक 5 बजे प्रार्थना सभा शुरू कर देते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ जब प्रार्थना सभा तय वक्त पर शुरू नहीं होने पाई थी। बाग में मौजूद लोग गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल गांधी जी बिरला हाउस के अपने कमरे में उस वक्त चरखा काटते हुए सरदार पटेल से बात कर रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था और बातचीत लंबी होती जा रही थी। आखिरकार मनु ने किसी तरह हिम्मत कर गांधी जी को घड़ी दिखाकर इशारा किया। गांधी जी ने अपनी घड़ी देखी और पटेल से बोले, ईश्वर से मिलने का समय आ गया है, अब मुझे जाने दो। इसके बाद गांधी जी सीधे बाग की तरफ बढ़ चले।
मनु और आभा के कंधे पर हाथ रखकर वो चौकी तक जाने के लिए लॉन का चक्कर लगाने के बजाय लॉन पार कर आगे बढ़ने लगे। प्रार्थना सभा में पहले ही काफी देरी हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए गांधी जी मनु और आभा को लगातार डांट रहे थे। गांधी जी को सामने से अपनी तरफ आता देख भीड़ अचानक बीच से फट गई ताकि गांधी जी के लिए रास्ता बनाया जा सके। भीड़ के बीच से फटते ही गोडसे अपने आप पलक झपकते ही गांधी जी के बेहद करीब आ गया था। आपटे और करकरे की नजरें लगातार गोडसे पर गड़ी थी। गांधी जी अब आहिस्ता आहिस्ता गोडसे की तरफ बढ़ रहे थे। गोडसे के पास फैसले के लिए अब बस चंद सेकंड बचा था और गोडसे ने फैसला कर लिया था। चौकी पर बैठने से पहले इसी रास्ते से गुजरते हुए गांधी जी को बिल्कुल करीब से गोली मारने का फैसला। गांधी जी गोडसे के लगातार करीब आते जा रहे थे और ठीक उसी वक्त गोडसे ने कमर से पिस्तौल निकाली और उसे दोनों हथेलियों के बीच रख लिया। दूर से आते गांधी जी को देखकर उसने उसी वक्त एक और फैसला किया। उसने फैसला किया कि गांधी जी ने देश की जो भी सेवा की है उसके लिए वो पहले हाथ जोड़कर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करेगा। अब गांधी जी गोडसे से सिर्फ 3 कदम की दूरी पर थे और ठीक उसी पल अचानक नाथूराम गोडसे गांधी जी के बिल्कुल सामने आ गया। वो झुका और उसी तरह हाथ जोड़कर उसने कहा, नमस्ते। मनु ने सोचा कि वो गांधी जी के पैर छूना चाहता है, लिहाजा उसे दूर हटाने के लिए मनु ने धीरे से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। भाई साहब आप मछली डॉक्टर को पहले ही दे दूं। और ठीक उसी पल गोडसे ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर मनु को एक तरफ ढकेल दिया। अब उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल साफ चमक रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने अचानक पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया। तीनों गोलियां आगे बढ़ते हुए उस दुबले पतले शरीर के सीने में लगी थी। दूध जैसी सफेद धोती लगातार धीरे धीरे लाल होती जा रही थी। गांधी जी ने लंबी सांस ली और आखिरी हिचकी के साथ बस 2 ही शब्द कहे, खून में भीगी गांधी जी की धोती की तह से झांक रही उनकी इंगरसोल घड़ी में उस वक्त ठीक शाम के 5:17 हुए थे। गांधी जी को गोली मारने के फौरन बाद नाथूराम गोडसे को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। करकरे और आपटे भी बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी की हत्या और हत्या की साजिश के मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। नाथूराम गोडसे, नारायण आपटे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल, वीर सावरकर, डॉक्टर परचुरे और दिगंबर बटके का नौकर। खुद दिगंबर बटके सरकारी गवाह बन गया। लाल किले के अंदर लगाई गई विशेष अदालत ने 10 फरवरी 1949 को अपना फैसला सुनाया। 8 आरोपियों में से 7 को सजा सुनाई गई। वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। गोडसे और नारायण आपटे को फांसी की सजा मिली, जबकि करकरे, मदन लाल, गोपाल गोडसे, डॉक्टर परचुरे और बटके के नौकर को उम्र कैद की सजा मिली। बाद में ऊपरी अदालत ने डॉक्टर परचुरे और बटके के नौकर को अपील के बाद रिहा कर दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे को 15 नवंबर 1949 की सुबह अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। मौत से बस कुछ दिन पहले अनशन की वजह से गांधी जी सख्त बीमार पड़ गए थे। उन्होंने दवा लेनी छोड़ दी थी। तब काफी जिद करने पर उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा था कि अगर छोटी मोटी बीमारी मेरी जान ले ले तो मुझे महात्मा नहीं ढोंगी कहना, या अगर गोली लगने से भी मेरी मौत हो जाए और आखिरी वक्त में मेरी जुबान से राम के अलावा कोई और नाम निकले तब भी मुझे महात्मा नहीं बल्कि ढोंगी कहना। और सचमुच महात्मा ने आखिरी हिचकी के साथ सिर्फ 2 शब्द कहे, हे राम।